हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू इन माय चैनल। और हमारा सीरीज चल रहा है वन शॉट वीडियो लेक्चर्स फॉर द MHTCT 2021 को पॉइंट आउट करके मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार इसके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं वन शॉट में, फटाक से निपटाते हैं इसको भी। तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, सबसे पहले ये जानना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा है, कंपाउंड विच इज फॉर्म विद द लुईस एसिड एंड लुईस बेस विद द हेल्प ऑफ अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, दिस इज नोन एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में एक कंपाउंड फॉर्म होता है। लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में एक कंपाउंड फॉर्म होगा, और जब लुईस एसिड और लुईस बेस को कनेक्ट कौन करेगा, मतलब आपका सीधी सी बात है कि सर लुईस एसिड और लुईस बेस को कनेक्ट करने वाला कौन हो सकता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा। नहीं, यहां पर वो बॉन्ड को, वो जो कोवेलेंसी नेचर वाला बॉन्ड है ना, उसी एक बॉन्ड का एक ये भी एक बॉन्ड का टाइप होता है, उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। अभी देखते हैं कि इसका कोवेलेंट से कैसे ये डिफरेंट है। चलो, तो बोल देंगे कि लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में क्या बनना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से अगर कोई कंपाउंड बन रहा है तो उसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लुईस एसिड क्या होता है और लुईस बेस क्या होता है। देखो, लुईस एसिड जो होता है वो होता है लोन पेयर एक्सेप्टर। लोन पेयर एक्सेप्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है, ज्यादातर मेटल्स करते हैं। तो मेटल क्या हो जाएगा, लुईस लोन पेयर एक्सेप्टर हो जाएगा, लोन पेयर एक्सेप्टर हो जाएगा, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे। ये चीज समझ में आ रहा है क्या, कि अगर आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक लुईस एसिड होना चाहिए, लुईस बेस होना चाहिए, और वो दोनों किससे कनेक्ट होने चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए। तो हमने ये देख लिया लुईस एसिड क्या होता है। लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो उसी का वाइस एंड वर्सा केस क्या हो जाएगा, लुईस बेस हो जाएगा। तो लुईस बेस क्या हो जाएगा, लोन पेयर डोनर मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स देगा। समझो अभी के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या हो जाएगा, लुईस बेस बन जाएगा, बेस बनेगा, बेस। ये चीज समझो, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो बेस बन जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन है, लुईस एसिड है। तो आप ये देखिए, लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रहा, तब जाकर के वो जो कंपाउंड बनाएगा उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। अब एक चीज यहां पर ध्यान दे दो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में फर्क क्या है। अगर मैं बोलूं ए और बी के बीच में बॉन्ड बनना है, ए और बी के बीच में बॉन्ड बनाना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि एक इलेक्ट्रॉन ए दे, एक इलेक्ट्रॉन बी दे। तो अगर ऐसा हुआ, एक ए देता है और एक बी देता है, तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे कंपाउंड्स में जब ए भी एक इलेक्ट्रॉन दे और बी भी एक इलेक्ट्रॉन दे, तो हम इसको बोलेंगे ये कोवेलेंट बॉन्ड था, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ए और बी में से बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, बी मतलब कुछ पॉजिटिव स्पीसीज है, उसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब पॉजिटिव वाला है। इसका मतलब ये क्या है, ये लुईस एसिड है। समझ में आ रहा है, लुईस एसिड है। और लुईस बेस क्या हो जाएगा, लुईस बेस जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स भर भर के है। समझ में आ रहा है क्या, मैं मान लेता हूं नेगेटिव है, ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है। जब ये ए नेगेटिव, जब जो एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स ए देगा बॉन्ड बनाने के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही तरफ से दिया जाएगा, और तब हम उस बॉन्ड को इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये एरो हेड जो रहेगा ना, वो लुईस एसिड की तरफ में रहेगा। किसकी तरफ में रहेगा, लुईस एसिड की तरफ में। समझ में आ रहा है, इसका हेड जो रहेगा वो लुईस एसिड, और जो टेल रहेगा मतलब पीछे का पार्ट रहेगा वो एक ही तरफ में रहेगा। समझ में आ रहा है क्या, इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि ये जो बॉन्ड बना है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, एक स्पीसीज दे रहा है। वो दोनों के बीच में से एक स्पीसीज जो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने दे करके दूसरे स्पीसीज से बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्लियर हुआ। तो अब हमें ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लियर होगा, लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है, और क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। ये 3-4 चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या, अब चलते हैं आगे। अब देखेंगे कि हम लोग
कि सिंपल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है और कोऑर्डिनेशन सॉल्ट क्या होता है। अगर मैं बोलूं सिंपल सॉल्ट क्या होता है तो आपके मन में सॉल्ट सुनते ही मान आपके मन में एक आइडिया आ जाता है NaCl। NaCl के बारे में हम बहुत ज्यादा पढ़े हैं, डे टू डे लाइफ में पढ़े हैं, डेली यूज में अपने लाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, जिसको हम लोग टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, उसको NaCl बोलते हैं। देखो एक मिनट, NaCl ये अपना क्या हो गया, सिंपल सॉल्ट। अगर मैं सिंपल सॉल्ट को एक बीकर में पानी ले लेता हूं और उसके अंदर मैं NaCl को डालता हूं, अगर एक बीकर पानी ले लिया और उसमें NaCl को अगर मैं डिप कर रहा हूं तो क्या होता है, Na+ और Cl-। वाटर के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कैटायंस और एनायंस को डिवाइड कर दे। समझ में आ रहा है क्या, ये चीज ध्यान से समझो। वाटर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कैटायंस और एनायंस को डिवाइड कर देता है, कैटायंस और एनायंस को अलग अलग कर देता है। तो वो काम NaCl में से अगर आप ध्यान दो तो Na जो रहेगा वो वाटर के अंदर जाते मान Na+ और Cl- की तरह बिहेव करने लगेगा। समझ में आ रहा है क्या, वाटर में जाते ही मान Na+ और Cl- के बीच में जो इसके बीच का बॉन्ड था वो जो टूटा और Na+ और Cl- के बीच में आया, इस चीज को हम एक वाटर की प्रॉपर्टी होती है उसके वजह से ये दोनों चीजें जनरेट हो रहे हैं। तो सिंपल सॉल्ट क्या होता है, सिंपल सॉल्ट मतलब एक ऐसा सॉल्ट जिसको आप पानी में डालो और उसके एक कैटायन बने और एक एनायन बने, दैट इज अ सिंपल सॉल्ट। एन एग्जांपल इज NaCl। ये हो गया NaCl, एक एग्जांपल हो गया। चलो अगर मैं बात करूं कि चलो ये सिंपल सॉल्ट तो आपको समझ में आ गया, अब ये डबल सॉल्ट क्या होता है, क्या NaCl के दो पार्टिकल को मिलाकर के डबल सॉल्ट बन जाएगा, नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डबल सॉल्ट मतलब वो होता है जिसके अंदर मोर देन वन कैटायन एंड मोर देन वन एनायन आ जाए। अगर एक कैटायन और एक एनायन से ज्यादा, अगर यहां पे लिखा हुआ एक कैटायन और एक एनायन तो मतलब यहां पर हम लोग वन का भी कुछ वैल्यू है ना, वन से हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि अगर एक कैटायन और एक एनायन वाले ऐसे स्पीसीज मिले तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिंपल सॉल्ट बोलेंगे। अगर एक ऐसा मैं आपको कंपाउंड दे दूं जैसे KCl.MgCl2.6H2O, ये जो चीज है KCl.MgCl2.6H2O, ये चीज आप देखो, इसको बड़े ध्यान से देखो, इसके अंदर कितने कैटायन है और कितने एनायन है, समझ में आ रहा है, कितने कैटायन है कितने एनायन है। ये किसका एग्जांपल है, ये डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। डबल सॉल्ट का एग्जांपल, इसको कार्नालाइट बोलते हैं, कार्नालाइट है ये, समझ में आ रहा है क्या। इसके अंदर देखो K+ के फॉर्म में टूट जाएगा, Cl- के फॉर्म में टूट जाएगा, Mg2+ के फॉर्म में टूट जाएगा, Cl2 के फॉर्म में टूट जाएगा और H+ और OH- के फॉर्म में टूट जाएगा। समझ में आ रहा है, इसके अंदर आप देख लो कितने कैटायन और कितने एनायन है, समझ में आ रहा है क्या। इसमें देख लो आप कितने कैटायन है कितने एनायन है, K+, Mg2+, के दो स्पीसीज, मतलब लुईस एसिड। अब वो सब छोड़ो, कैटायन और एनायंस के बारे में बात करते। कैटायन जिसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज सी के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज उसको हम लोग कैटायंस बोलेंगे, और जिसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज उसको हम लोग एनायंस बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या। अब देखो इसके अंदर पॉजिटिव का चार्ज वाला 1, पॉजिटिव का चार्ज वाला 2, पॉजिटिव का चार्ज वाला 3, तीन स्पीसीज मिल रहे हैं इसमें। समझ में आ रहा है आपको, कैटायन कितने मिले, 3 मिले, और एनायन कितने मिले, 1, ये दोनों तो सेम ही है, और 2 आपको यहां पर क्या मिल रहे हैं, एनायंस मिल रहे हैं। कैटायन 3 एनायन 2, मतलब यहां पर मोर देन 1 कैटायन और 1 एनायन है। समझ में आ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे डबल सॉल्ट। और ये भी बता दे रहा हूं, डबल सॉल्ट को अगर आप वाटर में डालोगे तो वो पूरी तरीके से अपने कैटायंस और एनायंस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या। जैसे आप NaCl को लेते थे पानी में डालते थे, वो Na+ और Cl- हो जाता था, उसी तरीके से अगर आप कार्नालाइट को पानी के अंदर डालोगे या फिर मोहर सॉल्ट को पानी के अंदर डालोगे, वो पूरे तरीके से अपने आप को डिसोशिएट करा देगा, एक एक पार्टिकल्स में टूट जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है क्या। चलो ये सब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसके बाद जो है आपका वो है कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। व्हाट इज ए कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। अगर मैं आपसे बारे में बात करूं कोऑर्डिनेशन सॉल्ट क्या होता है, तो मैं एक आपको ये जो कंपाउंड दिखा रहा हूं, ये बॉक्स के अंदर ये समथिंग कुछ है, आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा कि क्या है, आगे हमें यहां पर और भी नीचे चलेंगे तो पिक्चर क्लियर होगा कि ये कैसा होता है। अब देखो जो यहां पर फेरस था वो साइनाइड के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया हुआ है। समझो मेरी बात को, जो फेरस है मतलब फेरस मतलब क्या होगा, एक मेटल हो गया।
और जो साइनाइड हो गया, साइनाइड नेगेटिव चार्ज वाला होता है, समझो इस चीज को। जो साइनाइड हो गया वो क्या हो गया अपना लुईस बेस हो गया, जो कि क्या करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के जैसा बिहेव करेगा, और Fe क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो FeCN6 में मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और भी बताता हूं, दो तीन नाम इसके और हैं, लेकिन अभी हमारा इंटेंशन क्या है कि सर ये कोऑर्डिनेशन सॉल्ट क्या है? जो भी इसके अंदर कैटायंस है और एनायंस है, अगर कैटायन और एनायन है तो वो भी एक तरीके का क्या हो जाएगा सॉल्ट हो जाएगा, और उसी सॉल्ट के अंदर कैटायंस और एनायंस के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको मैं एक ऐसा चीज देता हूं जिसके अंदर कैटायंस और एनायंस हो, तो सीधा आप बोल दोगे कि सर ये कोई एक सॉल्ट है। लेकिन अगर मैं बोलूं सॉल्ट के बीच में जो कैटायंस और एनायंस थे वो दोनों एक दूसरे से कैसे बॉन्डेड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो आप बोलोगे सर ये कोऑर्डिनेट सॉल्ट है, सॉरी क्या बोल सकते हैं उसको, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है। अगर बात करो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट में ऐसी क्या खासियत थी जो इसको और इसके हिसाब से डिवाइड किया गया? डबल सॉल्ट तो थे ना, अगर इसके अंदर n नंबर ऑफ कैटायंस एनायंस आ रहे थे तो आ जाओ डबल सॉल्ट वाली कैटेगरी में। व्हाई शुड वी मेक द अनदर कैटेगरी फॉर दिस काइंड ऑफ स्टफ? सो देखो इसमें क्या होता है ना कि फेरस और साइनाइड के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो टूटता ही नहीं है। आप पानी में डाल के देख लो, डिसोसिएट नहीं होगा। अगर डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? यहां तक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। अब चलो मैं आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना के दिखाता हूं। आपको मैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके बारे में हम यहां पर बात किए, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक मैं आपके लिए बना देता हूं। चलो चलो यहां पर आपको देखो 4K4 है। K मतलब होता है पोटेशियम, पोटेशियम के 4 एटम हैं और उसके बाद कुछ डब्बे सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये लिखने का तरीका है, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। मैं इसका नाम बता रहा हूं, हालांकि मैं नाम लिखना इसको सिखाऊंगा आपको। इसका नाम है पोटेशियम, पोटेशियम पहले हमें इसका नाम लिखना पड़ेगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ये किसका, ये क्या है? ये एक तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब आप समझो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमें थोड़ा सा मर्डर करना पड़ेगा और उसके अंदर चल के देखना पड़ेगा, उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, देखेंगे अंदर और क्या है उसके। समझ में आ रहा है क्या? ये जो K है K प्लस के फॉर्म में निकला है बिकॉज K एक मेटल है। अगर K मेटल है तो K प्लस के फॉर्म में बाहर निकलना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर मैं इस चीज को उठाया, आप तो सर बोल रहे थे पानी में डिसॉल्व होता ही नहीं है, वो कैटायंस और एनायंस में ब्रेकडाउन ही नहीं होता, तो यहां कैसे कर रहे हो? हम बता रहे हैं कि आप इसको उठाओ, पानी में डाल दो, पानी में डालने के बाद में आपको K प्लस बाहर आ जाएगा, 4K प्लस आपको बाहर मिल जाएंगे। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है, वो जो डब्बा स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर के जो फेरस Fe और साइनाइड के बीच में वो ब्रेकडाउन नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ब्रेकडाउन होगा इसके और इसके बीच में, समझो चीजें। K4 जो है ना, K4 के प्लस में बाहर आ जाएगा, यहां पर 4K और ऐसा रहेगा, और यहां पर हो जाएगा FeCN6 द होल 4 माइनस, यहां पर होल 4 प्लस था तो होल 4 माइनस हो जाएगा। ये चीजें समझो कि जो ये अपना हो गया, जो डब्बे के अंदर रहता है, हम हमेशा उसको क्या बोलते हैं? हम हमेशा उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे, और या तो उसको कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलो, या फिर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोलो, और या तो इसको कॉम्प्लेक्स बोलो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसके 3 नाम क्या क्या? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये 3 चीज समझ में आया क्या? ये तीनों चीज किसको बोलोगे? जो बॉक्स में रहेंगे, जो स्क्वायर ब्रैकेट में रहेंगे। और सर इसको क्या बोलेंगे? जो बाहर मंडरा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे काउंटर आयन। क्या बोलेंगे? काउंटर आयंस बोलेंगे। और ये चीजें अगर नहीं लिख के रख रहे हो अपने नोटबुक में तो बहुत पछताओगे, क्योंकि ये सब चीजें बहुत सिली पॉइंट से मिस्टेक हो जाते हैं, और पूछ लिया सीटी में तो आप फिर अटक जाओगे। इसीलिए ये सब चीजें को कहीं पर लिखते चलो। ये हो गया आपका काउंटर आयन। काउंटर आयन के बाद में ये आपका हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। अब मैं एक चीज बता दे रहा हूं, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या फिर जो कॉम्प्लेक्स है, अगर ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज,
तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? और कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव का चार्ज, तो वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की चैप्टर में इस दोनों कॉम्प्लेक्स को, जो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और जो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है उसको बोलेंगे एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। ये चीजें भी लिख के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहां तक क्लियर होगा, आपको कोऑर्डिनेशन एंटाइटी समझ में आ गया। अब लिगेंड्स क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है? अब देखो, अब हम बात करेंगे, हमने मर्डर किया सबसे पहले, सॉरी ऑपरेशन किया, तो सबसे पहले काउंटर आयन निकाला बाहर, उसके बाद में क्या निकाल दिया, कॉम्प्लेक्स निकाल दिया, या फिर आप बोल सकते हो कि एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बाहर निकाल दिया। अगर मैं बात करूं सर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर भी जाकर के पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप। चलो इसके अंदर क्या है, Fe है, CN6 है, तो Fe और CN6 है। जो Fe है, जो Fe क्या है, एक सेंट्रल मेटल एटम है, ये बात मेरी समझो। Fe जो हमें बात इसके अंदर का ही करना है, Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, CMa है। समझ में आ रहा है क्या? हमारा पूरा पिक्चर यही इसी के ऊपर डिपेंड करता है। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, सेंट्रल मेटल एटम जो था, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जो है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जो है, सेंट्रल मेटल बोल रहा हूं, बार बार याद रखो मेटल क्यों बोल रहा हूं। मेटल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो किसके जैसा बिहेव करेगा, लुईस एसिड के जैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, लोन पेयर्स को लेगा अपनी तरफ में। समझ में आ रहा है क्या? अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, लेने वाला है, लेगा, अगर वो लेने वाला है तो वो क्या हो जाएगा, लुईस एसिड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। समझो, लोन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अगर वही बात करो, साइनाइड क्या है इस केस में, साइनाइड वो है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक साइनाइड के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, Cn-1 होता है। समझ में आ रहा है क्या? Cn हमेशा -1 में होता है, तो साइनाइड यहां पर इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा, Fe को इलेक्ट्रॉन देगा। समझो, इस पूरे पिक्चर को समझो। यहां पर जो साइनाइड है, साइनाइड जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, और वो किसके अंदर प्रेजेंट है, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट है, वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर प्रेजेंट है, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इस चीज को, साइनाइड वाले चीज को हम क्या बोलेंगे, लिगेंड्स बोलेंगे। वापिस से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, लिगेंड्स प्रेजेंट इन द स्क्वायर ब्रैकेट, प्रेजेंट इन द स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है, एंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में अटैच होना चाहिए। ये इतनी चीजें अब भी क्लियर हो जानी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ये चीजें तुरंत क्लियर हो जानी चाहिए। चलो, और नोट्स बनाते चलो, अगर नहीं करोगे तो फिर हमारा टारगेट मिस आउट हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको केमिस्ट्री में कम मार्क्स आए। 50 मार्क्स का होता है, आप अमूमन 45 प्लस ला सकते हो अगर पूरे वन शॉट वीडियो देख करके एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो। चलो अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स के ऊपर। अब बात करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स के ऊपर। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग साइट। अगर मैं बात करूं साइनाइड की, साइनाइड के बारे में बात करूंगा, तो आप बोलोगे सर साइनाइड के पास में, साइनाइड कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा, इस तरीके से। नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहेगा, नाइट्रोजन के ऊपर यहां पर चार्ज रहेंगे, सॉरी, Cn का स्ट्रक्चर पहले इस तरीके से कुछ समझो। C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसके उतना डीप में अभी तुमको नहीं जाना है, बस इतना समझ जाओ। साइनाइड जो होता है ना, उसके ऊपर एक का नेगेटिव चार्ज होता है। वो जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो क्या करता है कि वो नेगेटिव चार्ज N के पास में रहेगा। समझ में आ रहा है? N के पास में क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, और N जो करेगा, N क्या करेगा कि N आगे चल के बॉन्ड बनाएगा, N इलेक्ट्रॉन देगा। आपको पता है साइनाइड इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहा था, किसमें, यहां पे लिख देता हूं, K4FeCN6। और इतना समझ जाओ, जो लिगेंड्स रहेगा उसको हम लोग सर्कल ब्रैकेट में करेंगे। इन द स्क्वायर ब्रैकेट व्हाट एवर वी हैव रिटन ऑन द सर्कल ब्रैकेट दैट इज नोन एज लिगेंड्स। समझ जाओ, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। अब देखो यहां पर जो साइनाइड था, साइनाइड के ऊपर क्या होता है, -1 का चार्ज होता है। अब साइनाइड के ऊपर -1 का चार्ज है, तो वो किसको देना चाहेगा, वो प्लस वाले को देना चाहेगा। जाहिर सी बात है, प्लस वाला कौन है, प्लस वाला यहां पर Fe है, फेरस है। समझ में आ रहा है क्या? फेरस को वो इलेक्ट्रॉन्स देगा, और 6 साइनाइड है, कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। समझो, अब जो साइनाइड था, साइनाइड में वो सिर्फ नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बना सकता है।
और अगर मैं बात करूं कि ये जो डोनेटिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, डोनेटिंग ग्रुप, उन लोग के पास एक साइट होता है, साइट, उसको हम लोग बोलते हैं डोनेटिंग साइट, जहां से वो इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे साइनाइड के अंदर वो किस तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा था? वो नाइट्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा था। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो जिसके पास एक डोनेटिंग साइड है उसको हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड, समझो आप मेरी बात को। अगर क्लोरीन के बारे में बात करूं तो क्लोरीन एक सिंगल ही एटम है, तो क्लोरीन तो सीधा अपना एक ही तरफ से देगा। ब्रोमीन भी है, OH भी है, H2O में वो O की तरफ से देगा। और NH3 के बारे में बात करूं तो वो नाइट्रोजन की तरफ से देगा। The ligands which have only one donating site, the ligands which have only one donating site, जिसके पास सिर्फ एक तरफ से ही वो सिर्फ बॉन्ड बना सकता है, वो इस तरफ से नहीं बना सकता। They have only one donating side। नाइट्रोजन यहां है, कार्बन यहां है, कार्बन यहां है, तो कार्बन बॉन्ड नहीं बना सकता। समझ में आ रहा है? कार्बन इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता क्योंकि यहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा। समझ में आ रहा है क्या? तो जिसके पास सिर्फ एक डोनेटिंग साइड हो उसको हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। और उसके एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स याद कर लो, हर बार पूछे जाते हैं एग्जांपल्स के। मोनोडेंटेड के बाद में अब हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे। बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है? जिसके पास दो डोनेटिंग साइड हो। सर ये कैसे पॉसिबल है? कोई स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। ठीक है, देखते हैं ना। इथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। इथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरीके से। अगर डायमाइन बोला मतलब NH2, इथिलीन बोला गया है तो 1 2 NH2, कुछ इस तरीके से रहेगा। जहां कम वहां हम हरदम हाइड्रोजन, मतलब यहां पर 3 बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड यहां हाइड्रोजन का जगह, एक यहां पर हाइड्रोजन है। जहां पे कम रहते हैं वहां हाइड्रोजन लगा दिया करो। अब देखो नाइट्रोजन के पास क्या है भैया? लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। अब देखो लोन पेयर एक्सेप्टर और लोन पेयर डोनर के बारे में, इसीलिए मैंने लोन पेयर लिखा है। यार डायरेक्टली भी लिख सकता था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर। व्हाई शुड आई रिटन द लोन पेयर? अब देखो कहानी देखो, यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर है, और लोन पेयर अपने दे रहा है, लोन पेयर दे रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन देकर के हम एक बॉन्ड बना सकते हैं। समझो मेरी बात को। ये नाइट्रोजन एक बार यहां से दे सकता है, यहां से दे सकता है, मतलब ये 2 तरीके से दे सकता है, 2 तरफ से दे सकता है कि नहीं? अगर 2 तरफ से दे रहा है, कोई एक कंपाउंड को 2 तरफ से आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप उसको क्या कर रहे हो? जकड़ना चाहते हो, आप उसको अच्छे से पकड़ना चाहते हो, आपकी प्लगिंग्स मजबूत है। समझ में आ रहा है क्या? उस चीज पर भी हम बात करेंगे कि मजबूत को भी क्या बोलते हैं आगे चल के। थोड़ा सा ये समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड, क्योंकि इसके पास 2 डोनेटिंग साइड है। उसी तरीके से ट्राइडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड्स भी है। समझ में आ रहा है क्या? डाइइन में हम लोग सिर्फ ये सब की मात्रा थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं, उसको ट्राइन और ट्राइडेंटेड और टेट्राडेंटेड के बारे में है, लेकिन इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेक्साडेंटेड लिगेंड। 6 तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। समझो मेरी बात को। अगर कोई ऐसा स्पीसीज आपको मिल जाए, कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो आपको 6 तरफ से पकड़ ले, पॉसिबल है? ऐसा नहीं है, नहीं पॉसिबल है। आपको ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं 2-3 तरीके से पकड़ सकता है। भाई 6 तरीके से कैसे पकड़ेगा? वैसे ही मैं एक स्पीसीज के बारे में बात कर रहा हूं जो 6 तरीके से पकड़ सकता है। अगर मैं एक बीच में डाल दूं और उस ऑक्सीजन को 6 लोग पकड़ लें, 6 बॉन्ड बन जाए उसके साथ में फटाफट, तो वो वहां से निकल पाएगा क्या? नहीं। तो हेक्साडेंटेड लिगेंड्स को, हेक्साडेंटेड लिगेंड की पकड़ बहुत मजबूत होती है। उसका एक एग्जांपल है इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट। तो EDTA आप कहीं पर भी देखो, ये EDTA मैं आपको थोड़ा सा और इसमें डीप में बता देता हूं। EDTA एक इंडिकेटर है। क्या है? इंडिकेटर। जैसे आपने फिनोफ्थलीन यूज किया है, फिनोफ्थलीन यूज किया है कि नहीं? आप लेबोरेटरीज में एक छोटे से बोतल में होता है, कलर होता है, आप इंडिकेट करके उसका pH स्केल भी निकाल सकते हो। तो उसी तरीके से हेक्साडेंटेड में जो EDTA आप पढ़ रहे हो, इसको आप अगर फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहां पर आपको EDTA का रिएक्शन देखने को मिलेगा। EDTA मतलब होता है इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट। ये चीज समझ के रखो। इसके पास कितनी डोनेटिंग साइट है? 6 डोनेटिंग साइट है। ये सन 2019 के पेपर में आया है, 2019 की CET MHT CET में आया हुआ क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है क्या? कि बताइए इनमें से हेक्साडेंटेड लिगेंड्स कौन से हैं? तो आपको आंख बंद करके EDTA को मार्क कर देना था, जो भी थे वहां पर।
अब चलिए बात करते हैं ये एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है। देखो मैंने बोला कि अगर इसके पास 6 डोनेटिंग साइड है तो ये 6 तरीके से बॉन्ड बना सकता है, इसके पास 3 डोनेटिंग साइड है तो ये 3 तरीके से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, 5 है तो 5 तरीके से, 4 है तो 4 तरीके से। वैसे ही एम्बिडेंटेड लिगेंड में 2 डोनेटिंग साइड होता है। कोई एक ऐसी स्पीशीज है जिसके पास 2 डोनेटिंग साइड है, बट एट अ टाइम, एक समय में वो सिर्फ एक ही तरफ से बॉन्ड बनाएगा, एक समय में वो सिर्फ एक तरफ से बॉन्ड बनाएगा। फॉर एग्जांपल एम्बिडेंटेड लिगेंड का देखो HCN थायोसाइनाइड, देखो थायोसाइनाइड में अगर मैं बात करूं HCN के बारे में, अब इसके बीच में बॉन्ड नहीं बना रहा हूं, बस इतना समझा रहा हूं, नहीं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो देखो थायोसाइनाइड के बारे में अगर बात करूं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव के, अगर नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है, नाइट्रोजन पे है, तो इस समय कौन बॉन्ड बनाएगा? नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर ये वाला चार्ज मूव करके यहां पर चले जाए, सल्फर पे चले जाए तो सल्फर भी एक बार में बॉन्ड बना सकता है, मतलब सल्फर भी बॉन्ड बना सकता है। समझ में आ रहा है क्या? ये जो स्पीसीज था इसमें कितने डोनेटिंग साइड है? 2 डोनेटिंग साइड है। नाइट्रोजन से भी बना सकता है, सल्फर से भी बना सकता है, बट एट अ टाइम बनाएगा किससे? सिर्फ एक से। ऐसे स्पीसीज को क्या बोलेंगे? एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। अब चलो एम्बिडेंटेड लिगेंड के 2 एग्जांपल है, नाइट्राइट है और थाइनोसाइनाइड है। ये दोनों को आप नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चिलेटिंग लिगेंड के बारे में बात करते हैं। चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है? अब देखो मैंने बोला हेक्साडेंटेड लिगेंड, अगर एक मॉलिक्यूल्स या एक स्पीसीज को 6 तरफ से पकड़ा जा रहा है, कोई ऐसे चीज डाल दो जो 6 तरफ से पकड़ ले, पकड़ मजबूत होगी, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो एक तरीके का चिलेट जैसा बिहेव करेगा। और वैसे लिगेंड्स को जो ऐसे काम करते हैं, जो ऐसे पकड़ अपना मजबूत बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चिलेटिंग लिगेंड्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ये जो है ना मोनोडेंटेड को छोड़ करके जो उसके बाद बाय, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा एंड ऑल जितने भी लिगेंड्स है वो सब किस में आते हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स में आते हैं। समझ में आ रहा है क्या? इस चीज को नोट डाउन कर लो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग को नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करना है। इस जगह पे जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, एक पेज आपको डिस्प्ले होते रहेगा। अब इस पेज में आपको पूरा रूल्स लिखा हुआ है कि आपको नॉमेनक्लेचर में कौन से रूल्स को फॉलो करना है। आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। चलो ले लिए। अभी देखो जो भी आपने यहां पर स्क्रीनशॉट लिया, जो भी आपने रूल्स लिया, एक बार आप उसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद ये 3 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस 3 क्वेश्चंस को मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि ये सीईटी में आए हुए क्वेश्चंस है। अब देखिए सबसे पहले नाम हमें इसका लिखना है। अगर आप उसके अंदर देखे रहोगे तो हमें सबसे पहले काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स को पहचानना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स को इसलिए क्योंकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स क्या है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स क्या है। अब देखिए यहां पर हमें नेमिंग करना है इसका। अब इसका नेमिंग करते समय आपको पता है सबसे पहले कि आपको कैटायन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देकर के उसका नाम सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो यहां पर K प्लस के फॉर्म में टूटेगा और कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव के फॉर्म में। तो प्लस में ये है, कैटायन ये है, तो कैटायन का नाम पहले, कैटायन का नाम लिखोगे पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिए। अभी क्या है ये देखो, आपको अभी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है और कॉम्प्लेक्स कैसा है? नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले फेरस का आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। अगर K4 के फॉर्म में बाहर निकल गया, चला गया, तो आपका इसके ऊपर ओवरऑल -4 के फॉर्म में आ गया, समझो। और Fe और यहां पर क्या है? साइनाइड 6 है। अब समझो मेरी बात को कि फेरस के ऊपर कितना चार्ज है ये हमें पता करना है। तो X साइनाइड, एक साइनाइड पे कितना चार्ज होता है? -1 का होता है और 6 साइनाइड पे -6 का होता है। तो -6 इज इक्वल टू टोटल चार्ज ये हो जाएगा -4। अब देखो x इज इक्वल टू -6 इस तरफ गया तो +6 - 4 इज +2। x क्या है? +2, मतलब यहां पर Fe2+ है। समझ में आ रहा है? ये क्या काम आएगा? 2 + 3+, ये मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। अब पोटेशियम आपने लिख दिया। अब पोटेशियम लिखने के बाद में आपको इसका नाम लिखना है। पहले लिगेंड का नाम लिखोगे, लिगेंड के अंदर नंबर है तो नंबर का नाम पहले लिखोगे, तो यहां पर आ जाएगा हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। क्या है हेक्सा? साइनाइड क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, हमें इसका चेंज करना पड़ता है, साइनो लिखना पड़ता है। अभी यहां फेरस है तो हम लोग क्या लिखेंगे?
फेरेट लिखेंगे, ATE8 लगा देंगे, समझ में आ रहा है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब उसके बाद जब सेंट्रल मेटल एटम लिखोगे तो रोमन नंबर में उसका क्या लिखना पड़ता है आपको बार बार, ऑक्सीडेशन नंबर, कितने थे, 2 थे। इस तरीके से आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हो। अब इसका करते हैं, क्या होगा इसके अंदर देखो, अब आपका जो कॉम्प्लेक्स था, वो जो कॉम्प्लेक्स है आपका वो हो जाएगा इस बार पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव हो गया और ये चीज जो है वो नेगेटिव हो गया, तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव वाले का नाम लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने का तरीका अपना ये था कि सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, लिगेंड्स को देंगे। यहां पर लिगेंड क्या है, अमोनिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं, अमाइन है। यहां पर कितने अमाइन है, एक ही अमाइन है, समझो 8 अमाइन। अब यहां पर Ag है, Ag मतलब क्या है, सिल्वर। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, आप देखो निकाल सकते हो। क्लोरीन के ऊपर एक माइनस होता है, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स पे +1 का चार्ज, मतलब X। अब देखो NH3 एक क्या है, एक बोल सकते हैं ना कि ये एक मिक्सचर है, और मिक्सचर का हमें ऑक्सीडेशन नंबर में क्या लेना रहता है, 0 लेना रहता है। तो X + 0 इज इक्वल टू, इसके ऊपर -1 का तो इसके ऊपर प्लस का 1, मतलब X इज इक्वल टू प्लस का 1 मीन्स 1 हो जाएगा। तो सिल्वर के पास में आप इसे 1 रोमन नंबर में लिख दोगे, और आपके लास्ट में क्या है, क्लोरीन। ये नोमेनक्लेचर समझ में आया क्या, अमोनिया, सिल्वर, 1 क्लोरीन, इतना समझ में आया क्या। अब चलते हैं इसकी तरफ में, यहां पर मैंने एक ऐसे यहां पर मैंने एक बाइडेंटेड लिगेंड्स को लिया है, अब इसका नोमेनक्लेचर थोड़ा सा अनोखा रहेगा, क्योंकि हमें ये आ गया है, क्या आ गया, EN मींस इथिलीन डायमाइन है, अब देखो CO मींस कोबाल्ट, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी, निकालो कॉपी जल्दी। ये हमारा होता है 21 से लेकर के 30 तक याद करने का तरीका। साइंस टीचर वेरी क्रूएल मतलब क्रोमियम, मांगे फेयर कॉपी मींस कोबाल्ट, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी मतलब होगा 27 एटॉमिक नंबर है इसका। अब ध्यान के इसलिए बोल रहा हूं 27 के अभी काम आएगा। देखो पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते कोबाल्ट का, X। EN एक कंपाउंड है, इथिलीन डायमाइन एक कंपाउंड है, समझ में आ रहा है कि नहीं। कंपाउंड का हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, +0 इज इक्वल टू, एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव होता है तो 3 क्लोरीन पे कितने नेगेटिव हो जाएंगे, 3 नेगेटिव हो जाएंगे। तो ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स पे कितने हो जाएंगे, +3 हो जाएगा, मींस +3, देन X इज इक्वल टू 3। ये इतनी चीज क्लियर हो गई, आपको ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया। यहां पर कोबाल्ट का कितना है, 3 है। अब देखो यहां पर आप एकदम सिंपल सा नाम लिखोगे, ट्रिस, जिसके नेमिंग में, जिसके नाम में खुद एक नंबर आ जाएगा, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब अगर किसी के नाम में आ रहा है तो आपको बिस, ट्रिस, टेट्रा किस ऐसा यूज करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इथिलीन डायमाइन, डाई जो शब्द आ रहा है, एक नंबर वाला शब्द अगर उसके नाम में आ रहा है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ट्रिस यूज करना पड़ेगा 3 के लिए। 3 ट्रिस इथिलीन डायमाइन, ट्रिस इथिलीन डायमाइन, यहां तक लिख दिया, ट्रिस इथिलीन डायमाइन, मतलब यहां पर और क्या है, कोबाल्ट का क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर 3 था, तो 1 2 3 इस तरीके से रोमन नंबर में लिख दोगे। लास्ट में क्या है आपके पास, क्लोरीन का नंबर नहीं मैटर करता है। यहां तक चीजें क्लियर हुई क्या, ये था आपका नोमेनक्लेचर। अभी चलते हैं हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ में। पहले यहां तक आप नोट डाउन कर लो, पूरा चीजें। चलिए अब हम लोग देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हमें एक तो पता चल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहां से पता चल जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन के बाद में आपको यहां से पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हो।
ये सब चीजें आप यहां से पता कर सकते हो। और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज है आपका किस में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अगर ये नहीं पढ़ा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ भी नहीं किया। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं एक चीज बताता हूं, ये चीज को आप पकड़ के चलो, K4FeCN6। अगर मैं बोलूं इसका आपको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताओ। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर -4 का चार्ज है, तो मैं बोल दूंगा x -6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू +2। मतलब यहां पे जो ये है फेरस है वो +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। समझ में आ रहा है क्या, +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। फेरस क्या है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फेयर कॉपी। फेयर मतलब 26 नंबर पे आ रहा है, फेरस मतलब 26 था इसका एटॉमिक नंबर। 26 में से उसने 2 निकल गए हैं, 2 लूज हो चुके हैं, बचे कितने हैं, बचे हैं उसके बाद सिर्फ 24। मतलब Fe+2 में कितने हैं, 24 है। 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंडेंस फॉर्म में लिखो। कंडेंस फॉर्म में मतलब कि ये जो एर्गन है, एर्गन का कितना हो गया, 18 हो गया। 18 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, 3D N4S। अब यहां पर ध्यान दो, 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्रोमियम का ले रहा है, और क्रोमियम एक एक्सेप्शन केस है। समझो मेरी बात को, क्रोमियम एक एक्सेप्शन केस है, तो वो D में 5 और S में 1 देगा। अब समझो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 24। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको 3D और 4S को पकड़ना है और d ऑर्बिट यहां पर बनाना है। d में कितने आते हैं, d में आते हैं भैया 5। अब आप बना लो 1 2 3 4 5, 5 डब्बे बन गए। और S में आते हैं कितने, S में आते हैं, मान लेते हैं कि 1 आएगा इलेक्ट्रॉन। चलो 1 2 3 4 5, हंट्स रूल के हिसाब से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में फील कर दो विद अप स्पिन। अप स्पिन मतलब ऊपर मुंडी रहना चाहिए इन लोग का, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में दे दो। और उसके बाद अगर S में भी 1 इलेक्ट्रॉन था तो S में 1 दे दो। अब यहां तक हंट्स रूल एकदम बराबर बोला, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। दिक्कत आ गई यहां पर, हमने साइनाइड यूज कर लिया है कि स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंट है। स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंट आने की वजह से पेयरिंग होना शुरू हो गया। ये यहां पर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाएंगे। अब मेरी बात को समझो, मैं वापस से डी को बनाता हूं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, और 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से हो गया। क्यों, क्योंकि यहां कौन प्रेजेंट था, यहां प्रेजेंट था साइनाइड। साइनाइड की वजह से ऐसा कुछ हो गया। अब देखो ये जो एक यहां पर बचा हुआ था ना, वो भी पेयरिंग करके भाग करके यहां चले आया। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है। ऐसा हो गया कुछ। अगर ऐसे 3 के 3 फील्ड हो गए, अब हमें बताना है कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब आपके सामने आंसर है। अगर इतना तुमने समझ में आ गया, सबसे पहले इस तरीके से बांट दिए इलेक्ट्रॉन। अगर देखो यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, साइनाइड होगा, उसके बाद या फिर NH3 होगा। ये सब स्पीशीज अगर आ गए तब आप समझ जाओ कि आपको पेयरिंग कराना है। और अगर पेयरिंग करा दिए तो आपके पास देखो डब्बे खाली बचे हो गए। अब देखो हमें कितना है, यहां 6 है। फेरस कितने बॉन्ड बना रहा है, 6 साइनाइड से बॉन्ड बना रहा है। अब 6 बॉन्ड मतलब 6 बॉन्ड मतलब कि 6 का मतलब होता है 3। 6 का मतलब 3 मतलब क्या सर, मतलब आप ये समझो कि 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन मिलके कितने बॉन्ड बनाएंगे, 3 बॉन्ड बनाएंगे। ये मेरी बात समझो। 6 अगर ये नंबर जितना दिया रहेगा ना, इसको बस 2 से डिवाइड कर लो। आप 2 से डिवाइड करने होंगे इसको 6 को, आपको 3 आएगा। सॉरी ये 6 है ना, 6। आप उतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आपको 6 दिख रहा है, 6 डब्बे यहां से पकड़ लो। डब्बा नंबर 1, डब्बा नंबर 2, D2S, S का 1 मिल गया। अब यहां कुछ नहीं है तो मैं P बना देता हूं, है ना। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद P का आएगा ना, यहां पर P आएगा यहां पर। अब देखो कि आपको अब 6 खाली डब्बे पकड़ने हैं, तो 2 यहां के खाली डब्बे ले लो, 1 ये ले लो, 3 4 5 6, मतलब D2sp3। ये हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3। समझ में आ रहा है क्या, D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अगर मैं बोलूं मैग्नेटिक मोमेंट तुमको निकालना है तो बोलोगे सर काहे का मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2 द होल अंडर रूट। अब बताओ सर n क्या होता है, n मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ही,
अगर n पेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो n का वैल्यू जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, मींस मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, जीरो। मैग्नेटिक मोमेंट जीरो मतलब ये डायामैग्नेटिक हो गया भैया। अगर मैग्नेटिक मोमेंट जीरो तो ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। इस तरीके से आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी बता देता हूं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए आपको S निकालना पड़ेगा। मान लीजिए 2s + 1, ये फॉर्मूला हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s? s मींस अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो s का वैल्यू हाफ ले लो, अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सर 1 ले लो, हाफ एंड हाफ 1 मिनट, ये चीज समझो। और अगर मैं बात करूं ये 1 एंड हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो। बट यहां पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो ये चीजें क्या हो गया, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो ये भी जीरो हो जाएगा, समझो।